गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सम सीमांत उपयोगिता नियम की स्टडी कर रहे थे। इसके अंतर्गत प्रीवियस वीडियोस में हमने सम सीमांत उपयोगिता की व्याख्या तथा इसके संदर्भ में जो आधुनिक व्याख्या है जो कि भारित सीमांत उपयोगिता पर आधारित है उसकी स्टडी कर ली थी। हमने एग्जाम्पल तथा डायग्राम के थ्रू इस सिद्धांत को एक्सप्लेन कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सम सीमांत उपयोगिता नियम के महत्व एवं इसकी आलोचनाओं की, अर्थात इम्पोर्टेंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्टली हम देखते हैं कि इस सिद्धांत का महत्व क्या है, अर्थात इस सिद्धांत को क्यों इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो देखिए, जो सम सीमांत उपयोगिता नियम, जिसे कि हम प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं, अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत नियम है। यह नियम अर्थशास्त्र के प्रत्येक विभाग में लागू होता है और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ है। इसके जो इम्पोर्टेंस है उसे हम निम्न पॉइंट्स के थ्रू देख सकते हैं। फर्स्ट है उपभोग के क्षेत्र में प्रयोग। उपभोग के क्षेत्र में प्रतिस्थापन नियम को सम सीमांत उपयोगिता नियम के नाम से जाना जाता है। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु का प्रतिस्थापन करता है और प्रतिस्थापन की ये प्रक्रिया तब तक चालू रहती है जब तक कि उस खरीदी गई समस्त वस्तुओं पर व्यय की गई मुद्रा की मात्रा की सीमांत उपयोगिता समान या लगभग समान नहीं हो जाए। और ये सिद्धांत कई क्षेत्रों में प्रयोग होता है उपभोग में। जैसे कि हम देख सकते हैं कि उपभोक्ता जब वस्तुओं का उपयोग करता है तो विभिन्न प्रयोगों वाली वस्तुओं को उपभोक्ता विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक उपयोग में वस्तु की सीमांत उपयोगिता समान या लगभग समान हो जाए। इसके अलावा वस्तुओं का वर्तमान एवं भावी प्रयोग जब किया जाता है तो उसमें जो डिवाइड किया जाता है कि वस्तुओं की कितनी मात्रा का उपभोग वर्तमान में किया जाए और कितनी मात्रा को भविष्य में उपभोग किया जाए, इसका डिसीजन भी इस नियम के आधार पर ही लिया जाता है। नेक्स्ट जो इसका उपभोग के क्षेत्र में प्रयोग है वो है मुद्रा व्यय, अर्थात मुद्रा जो खर्च की जा रही है उसे किस प्रकार से व्यय किया जाएगा, उसका डिसीजन भी इस नियम के आधार पर ही लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपने द्रव्य या मुद्रा को विभिन्न उपयोगों में इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक उपयोग में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। इसके अलावा व्यय एवं बचत का जो डिसीजन होता है, अर्थात उपभोक्ता कितना एक्सपेंडिचर करेगा और कितनी सेविंग करेगा, उसका डिसीजन भी इस लॉ के बेसिस पर ही दिया जाता है। उपभोक्ता बचत और व्यय में इस प्रकार से समन्वय बिठाता है कि व्यय और बचत की सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। उपभोक्ता जो सीमित साधन है उसके पास, उसके द्वारा अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का प्रतिस्थापन भी इस नियम के आधार पर ही करता है और वो प्रतिस्थापन तब तक करता रहता है जब तक कि सभी उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता तथा उनकी कीमतों का अनुपात बराबर या लगभग बराबर नहीं हो जाए। इस प्रकार उपभोग के क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं वो इस लॉ के बेसिस पर ही किए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन के क्षेत्र में प्रयोग। उपभोक्ता जिस प्रकार अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है उसी प्रकार प्रत्येक उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है और उत्पादक का लाभ तभी अधिकतम हो सकता है जबकि वह उत्पादन के विभिन्न साधनों को विभिन्न उत्पादन क्रियाओं में इस प्रकार विभाजित करे कि उत्पत्ति के प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पादकता सभी प्रयोगों में समान हो जाए। उत्पादक न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने के लिए महंगे और कम उत्पादक साधनों के स्थान पर सस्ते एवं अधिक उत्पादक साधनों को प्रतिस्थापित
करता रहता है और ये क्रम या ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जबकि प्रत्येक उत्पादन साधन की सीमांत उत्पत्ति एवं उसके मूल्य का अनुपात दूसरे साधन की सीमांत उत्पत्ति एवं उसके मूल्य के अनुपात के बराबर न हो जाए। उत्पादन के क्षेत्र में प्रयोग के अलावा इस सिद्धांत को विनिमय के क्षेत्र में भी प्रयोग किया जाता है। विनिमय की प्रक्रिया अगर हम बात करें तो विनिमय की प्रक्रिया एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रतिस्थापन की क्रिया होती है और विनिमयकर्ता कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को प्रतिस्थापित करता है और प्रतिस्थापन का ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि विनिमय की जाने वाली वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता समान नहीं हो जाए। विनिमयकर्ता संतुलन की स्थिति में तब होता है जबकि दोनों विनिमयकर्ता जो हैं उनके लिए विनिमय की जाने वाली वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता का अनुपात समान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो विनिमयकर्ता है और ए अपनी एक्स वस्तु के स्थान पर बी की वाई वस्तु का विनिमय करता है। तो जब ए व्यक्ति के लिए MUX अपॉन MUY का अनुपात बी के MUY अपॉन MUX के अनुपात के बराबर हो जाएगा तो दोनों ही विनिमयकर्ता संतुलन की स्थिति में होंगे और विनिमय बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये सिद्धांत मूल्य निर्धारण में भी सहायक है। कोई भी उपभोक्ता किसी भी वस्तु का उसकी सीमांत उपयोगिता से अधिक मूल्य नहीं देना चाहता, इसलिए जहां वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा उसके लिए दिए जाने वाले द्रव्य या मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बराबर होगी वहीं मांग और पूर्ति के साम्य से मूल्य का निर्धारण होगा। इस सिद्धांत का प्रयोग वितरण के क्षेत्र में भी किया जाता है। उत्पत्ति के जो प्रत्येक साधन हैं उन्हें सामूहिक उत्पत्ति में से उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार हिस्सा मिलता है। जिस क्षेत्र में उत्पत्ति के साधन की सीमांत उत्पादकता अधिक होती है वह कम उत्पादकता वाले क्षेत्र को छोड़कर अधिक उत्पादकता वाले क्षेत्र को हस्तांतरित हो जाता है और साधन के हस्तांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन का ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि साधन की सीमांत उत्पादकता प्रत्येक उपयोग में बराबर न हो जाए। इसीलिए वितरण के क्षेत्र में इस नियम को समसीमांत उत्पादकता नियम कहते हैं। देश में आर्थिक विषमता की जो समस्या है उसका समाधान भी इस नियम की सहायता से ही किया जा सकता है। जब देश में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सभी व्यक्तियों के लिए समान होगी तो ये देश में धन के समान वितरण को दर्शाएगा, अन्यथा वितरण की विषमता ही प्रदर्शित होगी। लास्ट है राजस्व के क्षेत्र में प्रयोग। ये सिद्धांत पब्लिक फाइनेंस में भी यूज़ किया जाता है। राजस्व की समस्त क्रियाओं का यदि हम अंतिम उद्देश्य देखें तो उसका अंतिम उद्देश्य सामाजिक लाभ को अधिकतम करना होता है। राजस्व का जो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है अर्थात मैक्सिमम सोशल एडवांटेज प्रिंसिपल है वो भी समसीमांत उपयोगिता नियम पर ही आधारित है। सरकार टैक्सेशन से अर्थात करारोपण से ये प्रयास करती है कि विभिन्न जो टैक्स पेयर्स है उन पर टैक्स का बर्डन समान हो। इसीलिए प्रगतिशील करारोपण अर्थात प्रोग्रेसिव टैक्सेशन गवर्नमेंट के द्वारा अपनाया जाता है। इसके अलावा सरकार करों से जो आय प्राप्त होती है उसे विभिन्न मदों पर इस प्रकार व्यय करती है कि प्रत्येक उपयोग में मुद्रा की सीमांत सामाजिक उपयोगिता समान रहे। सरकार भी साधनों को कम उपयोगी कार्यों से निकालकर अधिक उपयोगी कार्यों पर व्यय करती है। इस तरह प्रतिस्थापन का एक क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि सभी प्रयोगों में मुद्रा की सीमांत सामाजिक उपयोगिता समान नहीं हो जाए। समसीमांत उपयोगिता नियम का जो हमने महत्व देखा है इन 5 पॉइंट्स के अंतर्गत, उनके आधार पर इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन का सिद्धांत अर्थशास्त्र में सर्वव्यापक सिद्धांत है, अर्थात यह ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। समसीमांत उपयोगिता नियम के इस महत्व के बावजूद भी इस सिद्धांत की व्यावहारिकता में कई कमियां हैं जिसे हम निम्न पॉइंट्स के थ्रू देख सकते हैं। फर्स्ट है वस्तुओं की अविभाज्यता।
समसीमांत उपयोगिता नियम इस मान्यता पर आधारित है कि सभी वस्तुओं का विभाजन अपरिमित सीमा तक किया जा सकता है, अर्थात अनंत तक वस्तुओं को डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन वास्तविक जीवन में अनेक वस्तुओं को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना संभव नहीं होता। उनका उपयोग एक बड़ी या पूर्ण इकाई के रूप में ही किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कार, साइकिल और घड़ी की सीमांत उपयोगिता की तुलना यदि दूध या चीनी की सीमांत उपयोगिता से की जाए तो इन्हें समान करना संभव नहीं है, क्योंकि कार, साइकिल आदि को छोटे छोटे पार्ट्स में खरीदना संभव नहीं होता। इनकी एक पूरी यूनिट ही खरीदकर कंज्यूम करनी होती है। इसीलिए वस्तु की अविभाज्यता इस नियम की क्रियाशीलता में बाधा बनती है। नेक्स्ट है अनिश्चित बजट अवधि। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार इस नियम की दूसरी बाधा वह बजट अवधि है जिसमें आय को विभिन्न उपयोगों में व्यय किया जाता है। प्राय वस्तुएं जो टिकाऊ वस्तुएं हैं उनकी बजट अवधि काफ़ी अधिक होती है, इसलिए उपभोक्ता को उस बजट अवधि में तो इन वस्तुओं से संतुष्टि प्राप्त होती है, लेकिन इनसे जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो उस बजट अवधि के बाद में भी मिलता रहता है। ऐसी स्थिति में जो टिकाऊ वस्तुएं हैं उनके संबंध में यह नियम लागू नहीं हो पाता। नेक्स्ट है वस्तु की अप्राप्यता अर्थात नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। कभी कभी उपभोक्ता किसी वस्तु का उपयोग करना चाहता है और उससे मिलने वाली संतुष्टि भी अधिक होती है, किंतु यदि वह वस्तु उपलब्ध ही ना हो पाए तो इस नियम को लागू करना संभव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को 2 किलो चीनी की उपयोगिता काफ़ी अधिक मिलती है, लेकिन यदि राशनिंग व्यवस्था के कारण वह व्यक्ति 1 किलो चीनी ही प्राप्त कर पाता है तो इस सिचुएशन में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसे प्राप्त नहीं होगा। और यही स्थिति कॉलेज में एडमिशन यदि कोई स्टूडेंट लेना चाहता है लेकिन उसे नहीं मिल पाता तो उस सिचुएशन में भी होगी। नेक्स्ट है उपभोक्ता की अज्ञानता, आलस्य एवं लापरवाही। यदि उपभोक्ता अज्ञानता के कारण विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिताओं की परस्पर तुलना करने में असमर्थ है अथवा विवेकशील होने पर भी लापरवाही से व्यय करता है तो दोनों ही स्थितियों में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में यह नियम सहायक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, उपभोक्ता को जो कि स्टूडेंट है उसे खरीदना तो बुक्स चाहिए, लेकिन यदि वह मूवी के टिकट खरीद लेता है तो स्वाभाविक रूप से यह नियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है अधिकतम कुल उपयोगिता आवश्यक रूप से अधिकतम संतुष्टि को व्यक्त नहीं करती। कुछ आलोचकों के अनुसार कुल उपयोगिता के अधिकतम होने पर भी आवश्यक नहीं है कि संतुष्टि भी अधिकतम हो जाए, क्योंकि उपयोगिता तो आवश्यकता की तीव्रता का माप है, जबकि संतुष्टि वस्तु के उपभोग के बाद अनुभव होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी मूवी को देखने के लिए किसी को 100 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता महसूस हो रही है कि वो ये मूवी देखेगा तो उसे 100 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिलेगी, लेकिन जब उसने वह मूवी देखी और वह मूवी ठीक नहीं लगी तो जो संतुष्टि उसे प्राप्त हुई, सपोज कीजिए, वो केवल 50 यूटिल्स के बराबर ही है। तो इस सिचुएशन में जो कुल उपयोगिता और कुल संतुष्टि में गैप है वह इस नियम की आलोचना का मुद्दा बन जाता है। आगे जो इस नियम में आलोचनाएं हैं वो है फर्स्ट या नेक्स्ट पॉइंट, आदत, रीति रिवाज एवं फैशन के वशीभूत होकर किया गया व्यय विवेकपूर्ण नहीं। उपभोक्ता अपने व्यय में आदत, रीति रिवाज व फैशन से भी प्रभावित होता है और उसके कारण इस नियम का पालन नहीं हो पाता। जैसे एक व्यक्ति को शिक्षा पर व्यय करने की आवश्यकता अधिक है, किंतु यदि उसे सामाजिक रीति रिवाजों के कारण विवश होकर मृत्यु भोज पर व्यय करना पड़ता है या आदत के कारण उसे दूध के स्थान पर शराब पर पैसा व्यय करना पड़ता है तो वह चाहते हुए भी आदत, रीति रिवाज और फैशन के वशीभूत होकर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए इस नियम को क्रियाशील नहीं कर पाता। नेक्स्ट है पूरक वस्तुओं के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता। कुछ वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट्री होती है, जैसे कि
गाड़ी के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, पेन के लिए स्याही की ज़रूरत है, ब्रेड के लिए बटर की ज़रूरत है। अर्थात ये वस्तुएं एक दूसरे की पूरक है। विदाउट पेट्रोल गाड़ी नहीं चल पाएगी, इसी प्रकार से स्याही के बिना पेन नहीं चल पाएगा। तो ऐसी वस्तुएं जो कि एक के अभाव में दूसरे वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता की कल्पना भी नहीं की जा सकती, उन वस्तुओं के संबंध में प्रतिस्थापन का नियम लागू करना कठिन होता है, क्योंकि पूरक वस्तुओं के संबंध में दोनों ही वस्तुएं एक निश्चित अनुपात में प्रयोग की जाती है। तो यहाँ हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है वस्तुओं के मूल्यों में निरंतर परिवर्तन। उपभोक्ता अपने उपभोग का निर्णय मूल्यों के आधार पर ही करता है और विभिन्न उपयोगों में सीमांत उपयोगिता की तुलना कर कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को प्रतिस्थापित करता रहता है। पर वास्तविक जीवन में मूल्यों में निरंतर तेजी से परिवर्तन होते रहते हैं, अतः उपभोक्ता के लिए हर परिवर्तन के साथ नई प्राथमिक तालिका या उसके आधार पर उपयोगिता की तुलना करना असंभव हो जाता है। अतः उपभोक्ता इस नियम को ध्यान में रखे बिना ही व्यय करने लगता है। नेक्स्ट है प्राय सभी उपभोक्ता विवेकशील एवं हिसाबी स्वभाव के नहीं होते। उपभोक्ताओं में प्राय कुछ ही उपभोक्ता पूर्ण विवेकशील एवं हिसाबी स्वभाव के होते हैं, जो विभिन्न सीमांत उपयोगिताओं की तुलना करते हैं, किंतु अधिकांश व्यक्ति न तो हिसाबी स्वभाव के होते हैं और न ही वह व्यय में पूर्ण विवेक से काम लेते हैं। इसलिए इस नियम का प्रतिपादन वास्तविकता से कुछ परे है। लास्ट है अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित। इस नियम के प्रतिपादन में अनेक अवास्तविक मान्यताओं का सहारा लिया गया है, जिसके कारण भी सिद्धांत की आलोचना की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें यह माना गया है कि उपभोक्ता सदैव ही विवेकशील रहता है, जबकि ऐसा नहीं होता। इसके अलावा उपयोगिता व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक धारणा है, जिसे मापना कठिन है और सिद्धांत में उपयोगिता को मापनीय माना गया है। वस्तुओं की उपयोगिता एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र न होकर परस्पर निर्भर होती है और इस नियम में वस्तुओं की उपयोगिताओं को एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र माना गया है, जो भी आलोचना का विषय है। इसके अलावा इस सिद्धांत में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना गया है और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में चेंजेस आते रहते हैं, अतः यह भी आलोचना का मुद्दा है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, जो हमने ये एनालिसिस किया इसके महत्व का और इसकी आलोचनाओं का, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समसीमांत उपयोगिता नियम के क्रियाशील होने में अनेक बाधाएं और सीमाएं हैं, फिर भी यह नियम काल्पनिक नहीं है। यह नियम काफ़ी यूज़फुल है। प्रत्येक उपभोक्ता जाने अनजाने में अपनी आमदनी को विभिन्न मदों पर व्यय करते समय उनसे प्राप्त सीमांत उपयोगिता की तुलना अवश्य करता है और वह कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तुओं का प्रतिस्थापन कर अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। यद्यपि उपभोक्ता जो छोटे मोटे व्यय होते हैं उसमें भले ही इस नियम का पालन न करे, किंतु व्यवहार में जो बड़े व्यय किए जाते हैं और जो टिकाऊ वस्तुओं पर व्यय किया जाता है उसमें इस नियम का अवश्य पालन किया जाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि समसीमांत उपयोगिता नियम काफ़ी महत्वपूर्ण नियम है। तो यहाँ पर हमारा जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी था, अर्थात समसीमांत उपयोगिता नियम था, वह कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट हम आगे स्टडी करेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की, अर्थात तटस्थता वक्र विश्लेषण की। यह सिद्धांत समसीमांत उपयोगिता नियम की प्रमुख कमी की उपयोगिता मापनीय है की कमी को दूर करता है, क्योंकि तटस्थता वक्र विश्लेषण उपयोगिता को अमापनीय मानता है। इसके अनुसार उपयोगिता को अंकों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, बल्कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता को क्रम प्रदान कर उसका विश्लेषण किया जा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।